तो उसमें फर्स्ट, सेकेंड, यस सर। सेकेंड, ठीक है। सेकेंड में देख लो क्या है, line meets the coordinate axis in A and B. A circle is circumscribed above triangle OAB if D1, D2 are the distances of tangent to the circle at origin from points A and B respectively, and the diameter of circle is this, then value of D. तो ये देखो क्या बोला जा रहा है, ये एक लाइन है, इसको कहाँ पे कट कर रही है, ए एंड बी पे। तो OA B का सर्कल ये A है और यहाँ पे B है, ठीक है। ये उसका सर्कल आएगा, ये O है, और यहाँ पे ये इसके ऊपर टैंजेंट, ओरिजिन के ऊपर टैंजेंट है ना, सर्कल के ऊपर टैंजेंट ओरिजिन पे, ये रहा। अब A से इसका डिस्टेंस हमें गिवन है कितना, D1, एंड B से डिस्टेंस गिवन है D2। तो अब हमें इसकी डायमीटर बतानी है D1 एंड D2 के टर्म्स में। तो पहले तो इसकी रेडियस निकाल लेंगे ओरिजिन पे। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या कर सकते हो तुम लोग, एक तो वो ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स लेके 1,0, 0,1 लेके सर्कल बना लिया, टेंजेंट का इक्वेशन आ गया, फिर ये लेंथ निकाल के रेडियस आ गई, है ना। ये D1 लेंथ निकल जाएगी, D2 लेंथ निकल जाएगी, ठीक। उसके टर्म्स में रेडियस को रिप्रेजेंट करना, उसका 2 टाइम्स डायमीटर होगी, ऐसे कर सकते हो। बाकी अगर जनरल वे में इसको डील करना है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमें लेने पड़ेंगे A,0, इसके 0,B, ठीक है। फिर सर्कल का इक्वेशन आएगा, ये सारी चीजें फिर अब A एंड B के टर्म्स में डील होगी। ये सर्कल का इक्वेशन आएगा क्योंकि ये डायमीटर रहेगी उसकी A की, ठीक है। तो ये उसका इक्वेशन आ जाएगा। अब ओरिजिन पे उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर लेना, t = 0 से, तो टेंजेंट का इक्वेशन आएगा, फिर यहाँ से और यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। और इसकी रेडियस कितनी है, डायमीटर कितनी आने वाली है, √a² + b², तो उसके अकॉर्डिंगली λ1 λ2। अच्छा, पहला आसान था रे कौशल, ठीक है। पहले में वैसे क्या था, इक्वेशन ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल टचिंग दिस एंड दिस इज, तो स्मॉलेस्ट सर्कल है, ये दोनों की पोजीशन क्या है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, किसने किया है क्या सॉल्व, पहला क्या है पोजीशन, एक दूसरे के अंदर लाई कर रहा है या बाहर है, बाहर है ना, बाहर है सर। ठीक है। तो अगर बाहर है तो स्मॉलेस्ट रेडियस का जो सर्कल होगा वो इस तरीके का आएगा, ठीक। तो डायग्राम से, हाँ स्पेशल केस से ही करना है इसको, स्मॉलेस्ट रेडियस वाला ये रहेगा। फिर और सबसे बड़ी रेडियस वाला, ये ऐसा क्वेश्चन क्लास में भी किया था शायद, बड़े रेडियस वाला फिर ये आ जाएगा। यस सर। नहीं सर, मैं वो सेकंड वाला बोल रहा था। हाँ सेकंड वाला स्पेशल केस आता है। हाँ सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड में क्या है, सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इनटू रोम्बस ABCD if one angle is 60 degree and distance from the center of circle to the nearest vertex is equal to 1 if P is any point on the circle, ठीक है। तो यहाँ पे रोम्बस ABCD उसके वर्टाइसेस हमें गिवन नहीं है, फिर सर्कल का सेंटर वगैरह ये कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है। तो ये हम अपने कन्वीनियंस के लिए कर लेंगे, जैसे रोम्बस हमने ये ले लिया, डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं ना, ये रोम्बस ले लिया, ठीक है। फिर और इसमें क्या है, सर्कल उसके अंदर है या बाहर है, सर्कल इज इंस्क्राइब्ड तो अंदर है, तो ये सर्कल आएगा, ठीक। फिर उसके बाद A into the rhombus with one angle 60 degree,
और क्या बोला गया है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द नियरेस्ट वर्टेक्स इज इक्वल टू 1। अब ये बताओ, अगर मान लो हमने 60 डिग्री इसको लिया, एक एंगल बचा है, बजाओ मत, ठीक है, इसमें ये अगर हमने 60 डिग्री लिया, ये और आ जाओ तुम लोग यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे इसको 60 डिग्री लिया तो ये भी 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, ये 60 तो ये भी 60, तो ये दोनों एंगल कितने आ जाएंगे, 120 120। अब ये बताओ नियरेस्ट वर्टेक्स कौन सा रहेगा, 60 वाला नियरेस्ट रहेगा या 120 वाला, 120 वाला, ठीक है, और ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, 1 पे, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 0,1, तो इसके आ जाएंगे 0,-1। अब ये पूरा एंगल 60 है तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 30, तो ये 1 है, tan लगा के ये निकाल लेंगे, ये कितना आ जाएगा √3,0 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे -√3,0, तो ये A B C D हो गया। अब P पॉइंट किसके ऊपर है, सर्कल के ऊपर, तो कोई फिक्स पॉइंट नहीं, वो वैरी कर रहा है, सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट ले सकते हैं हम लोग, तो ये वाला पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ क्या आएंगे, थोड़ा सोच समझ के बताओ। ये तो इसकी क्या है, रेडियस है, ये अगर यहाँ पे √3 है तो ये कितना आएगा, इसमें हमें क्या लगाना होगा, sin 30 लगाओगे तो ये हो जाएगा r/√3, ठीक है, sin 30 लगाए तो r/√3 आ गया, तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2, मतलब इसकी रेडियस कितनी है 3/2, हाँ √3/2, तो ये √3/2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे यहाँ पे √3/2, 0, तो ये P पॉइंट ले लिया हमने, तो P ए डिस्टेंस का स्क्वायर, P बी डिस्टेंस का स्क्वायर, PC का, और वो आ जाएगा, ठीक है, हाँ बोलो ओजस। सर मैंने वो 60 वाले को 1 लिया तो भी आंसर आ गया। कैसे आ गया, कुछ भी मत बोलो यहाँ पे, अब आता है क्या वैसे करने पे, आ गया उस पता नहीं, अब गलती से आ गया होगा, लेकिन 60 वाले से गलती हो गई, पूरे मेथड ही तेरी गलत हो गई, 60 वाला थोड़ा दूर रहेगा, 120 वाला पास रहेगा, ठीक है, हाँ वैसे सिमेट्री की वजह से आ तो जाएगा ही, वो आ जाएगा क्या, नहीं मुझे लग रहा है कि आएगा उससे। अच्छा, हाउ P विल बी, P पॉइंट हमने सर्कल के ऊपर लिया है और सर्कल की रेडियस कितनी है √3/2, तो हमारे कन्वीनियंस के लिए हमने ये x एक्सिस के ऊपर का पॉइंट लिया, तो यही उसकी रेडियस है ना, तो ये डिस्टेंस √3/2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स √3/2, 0 आएंगे, ठीक है, हाँ P जनरल मान के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सर्कल का इक्वेशन अब क्या आ जाएगा, x² + y² = 3/4, तो इस सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट ले लिया हमने, क्या √3/2 sin cos थीटा एंड √3/2 sin थीटा, वहां से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद फोर्थ क्लास में किया है ये x² + y², इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू दो तरीके से बताया था, एक तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट से बताया था और एक डिस्टेंस वाले से बताया था, x² + y² मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस का स्क्वायर, ओरिजिन से डिस्टेंस का स्क्वायर है वो, ठीक है, मतलब x, y सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट ले लेना, तो x² + y² मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ओरिजिन देख लेना, शायद सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, तो पहले क्या करेंगे, सेंटर का ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली वो मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस मिल जाएगा। ये फिफ्थ वाला भी क्लास में किया है, वो C वाला पोजीशन जो हमने लिखी थी, C की एक ही वैल्यू, हाँ वही दो वैल्यूज मिल रही है ना, तो जिसका ये सर डाउट है 50।
वैसे क्लास में किया है बेटा ये, एक सर्कल ऐसा आ रहा था कुछ तो, फिर उसके बाद हमने कौन सा लिया था, सर्कल के अंदर लाई करने वाला रीजन है, लाइन के नीचे लाई करने वाला रीजन, तो और उसमें एक कॉमन पॉइंट था, तो टेंजेंट इस तरीके का आ रहा था। है क्लास नोट्स में ये क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा डाटा अलग है बस। ओके। फिर उसके बाद 6, 7, 8, 9, 9 में डाउट है, ठीक है। तो 9 में क्या है, वेरिएबल सर्कल passes through point a comma b touches the x axis and locus of the other end of the diameter through a is this। पहले तो क्या है, वेरिएबल सर्कल passes through point a comma b and touches the x axis, a comma b से पास कर रहा है, ठीक है। डायमीटर के दूसरे एंड का हमें लोकस चाहिए, h कॉमा के ले लिया उसको। अब इसका सेंटर क्या आएगा यहाँ पे, वही तो लोकस ही तो निकाल के फिर उसकी वैल्यू बतानी, जो भी उसमें है क्या है लैम्डा, उसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो डायमीटर के अदर एंड का लोकस दिया हुआ है, वो हम निकालने वाले हैं और वहां से लैम्डा बताने वाले कंपेयर करके। तो इसका सेंटर यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। ये इसका क्या आ जाएगा, k प्लस बी बाई 2, हाँ ये आ जाएगा। अब इसका, इसकी रेडियस क्या है यहाँ पे, अगर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो ये इसकी रेडियस आएगी, और एक रेडियस हमें कहाँ से मिलेगी, 2 पॉइंट फॉर्म से। मतलब पहले ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, ए बी डिस्टेंस, और उसका हाफ को इक्वेट कर देना स्क्वायर वगैरह करके, h की जगह पे y, h की जगह पे x है, k की जगह पे y लेके वो मिल जाएगा और लैम्डा मिल जाएगा, ठीक है। स्पेशल केस के लिए फिर वो a और b की वैल्यू लेनी पड़ेगी, आ जाता है, हाँ आ जाता है, कर सकते हो, क्योंकि लोकस ही गिवन है ना, हमें a और b की वैल्यू ले लेंगे, उसके अकॉर्डिंगली वो x y आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 complete set of values of f for which the interior point of the largest segment of circle is there। तो ये देख लो, ये सर्कल, कॉर्ड और लार्जेस्ट सेगमेंट, तो इनको अगर हम प्लॉट करते हैं तो सर्कल का सेंटर क्या है, 1,1 है और ओरिजिन उसके अंदर है, ठीक है। और सेंटर 1,1 है, तो इस तरीके की कोई डायग्राम आएगी, और ये जो कॉर्ड है 3x माइनस 4y प्लस 5, इसमें y इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है, x इंटरसेप्ट नेगेटिव, मतलब वो, और इसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो क्या, ये वो 1,1 कहाँ पे लाई करता है ये बता दो बस, लाइन के नीचे या ऊपर, 1,1 लाइन के नीचे या ऊपर, 3 माइनस 4 प्लस 5 अपॉन माइनस 4, तो ये जो रेशियो है ये कैसा आ रहा है यहाँ पे, निगेटिव, मतलब 1,1 लाइन के नीचे लाई करेगा, ओरिजिन, और वो 1,1 मतलब इसका सेंटर, तो लाइन है तो यहाँ से पास करे, ये जरूरी नहीं वैसे ये लाइन, ठीक है, इसी तरीके होगी, और ये निकाल ही लेते हैं प्रॉपर अगर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सर्कल के इक्वेशन में x की जगह पे, y की जगह पे 0, तो वो कितना आ रहा है, 4n माइनस 2, और ये इस लाइन का x इंटरसेप्ट कितना है, -5/3, ठीक है, वो लाइन ऐसी आएगी, और ये 1,1 उसके नीचे। अब मेजर सेगमेंट कौन सा है, ये वाला, इसके अंदर आना है उस पॉइंट को, मतलब सर्कल के अंदर और लाइन के नीचे दोनों का इंटरसेक्शन, क्लियर है। सर्कल के अंदर लाई करवाना है तो h1 < 0,
एंड लाइन के नीचे तो पॉइंट को लाइन के इक्वेशन में पुट करके अपॉन -4 वो निगेटिव। फिर उसके बाद 11 12 13 ऐसे ही वो लेंदी करके दिया गया क्वेश्चन। अगर तुम सही से देखोगे इसकी डायग्राम बनाओगे तो बहुत इजीली इसका आंसर मिल जाता है। पहले तो y इज इक्वल टू x के ऊपर पॉइंट है P सच दैट OP डिस्टेंस है 4√2। तो P के कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या? 4,4 या तो -4,-4। ठीक है। और सर्कल कंटेन्स द पॉइंट -10,2 इन इट्स इंटीरियर and the length of length of its chord on the this is 6√2 if equation of circle is this। तो -10,2 उसके अंदर आ रहा है और y इज इक्वल टू x को टच कर रहा है। तो जो सर्कल आएगा वो कैसा आएगा? सेंटर -10,2 से पास कर रहा है। हाँ, इस तरीके का सर्कल आएगा ये। और ओरिजिन से पास कर ही रहा होगा तभी तो ओरिजिन पे टेंजेंट आएगा। वो y, x, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? लेकिन नहीं बोला ठीक है। -10,2 उसके अंदर है और फिर वही ओरिजिन, ठीक है। तो ये -4,-4 ही आ जाएगा डायग्राम की हेल्प से अगर हम देख रहे हैं तो। और ये ओरिजिन रहेगा, ठीक है। फिर इसका सेंटर यहाँ पे क्या है? -g -h। तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा? उसके रेडियस के इक्वल। और ये जो कॉर्ड है कौन सा? ये तो y इज इक्वल टू x है और ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर ये कितने लेंथ का कॉर्ड सबटेंड कर रहा है इस लाइन के ऊपर? 6√2। तो इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3√2। और ये उसकी क्या हो जाएगी? रेडियस। ये भी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, -g -h। तो एक काम करो, -g और -h बहुत इजीली हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। कैसे? कि इस लाइन के ऊपर -g एंड -f का फुट क्या आ रहा है? -4 फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला रिजल्ट लगा देंगे। इस पॉइंट का इस लाइन के ऊपर निकालना है तो -g। एक मिनट, कैसे करते थे हम लोग? फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए पॉइंट होता था यहाँ पे x1, y1 एंड फुट अगर x, y आता था तो x -x1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -4 माइनस ऑफ -g तो +g अपॉन ये x -y इज इक्वल टू 0 तो 1। यहाँ पे -4 + x अपॉन माइनस टाइम्स ऑफ ये -g -f यहाँ पे पुट कर देंगे -g + f अपॉन 2। तो यहाँ से तुम्हें g और f की वैल्यू मिल जाएगी। और एक बार g और f मिल गया तो c बहुत इजीली मिल जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना, मिल जाएगा ना c। तो देख लो जी एफ मिल गया, ये डिस्टेंस आ जाएगा या तो ये डिस्टेंस भी निकाल लो। और रेडियस कितनी रहेगी इसकी? √g² + f² - c। तो वहां से c आ जाएगा। क्लियर है? और डायग्राम ये है -10,2 उसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो -10,2 उसके अंदर आ रहा है तो ये जो सर्कल है इधर की तरफ ज्यादा ये रहेगा, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ रहेगा। तो इसका मतलब ये जो y = x वाली लाइन उसको टच कर रही है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में टच करेगी, ठीक है। तो OP डिस्टेंस कितना गिवन था यहाँ पे? 4√2।
तो p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -4 ठीक। फिर उसके बाद ये x + y = 0 वाली लाइन, इसके ऊपर कॉर्ड सब्टेंड करते कितने लेंथ का 6√2। तो वहां से ये सारी चीजें। अब हमने क्या किया, हमें दिख रहा है कि ये जो सेंटर का फुट है इस लाइन के ऊपर ये है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला रिजल्ट लगा दिया। वहां से ये सारी, यहाँ से आगे हमें f और g मिलेगा, और फिर रेडियस f और g मिलते रेडियस मिल जाएगी, और फिर रेडियस का क्या होता है √g² + x² माइनस। क्लियर है ये? और कोई डाउट इसमें पार्ट 3 में? कोई यूज नहीं है वैसे, बिना उसके भी ये बन जाता है। हाँ वो वहां से भी, लेकिन सी को इधर से भी डायरेक्टली मिल रहा है ना, तो अगर वो दिया भी नहीं रहता ना कि इस कॉर्ड के ऊपर उतना, ठीक है, वो भी बन जाता है। फिर उसके बाद हो गया। अब अर्ली वालों के लिए कल शायद आर्यचंद सर का लेक्चर लगा हुआ है ना तुम्हारे इसमें, अर्ली सैटरडे को या कल है? एक बार देख लो तो। सैटरडे को है क्या? तो उसमें तुम्हारा सर्कल का एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 डिस्कस होगा, पार्ट 2 एंड पार्ट 4, ठीक है। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 एंड पार्ट 4 डिस्कस होगा। तो ये कंप्लीट करके रखना, इसका मतलब तुम्हारी पूरी एक्सरसाइज 2 डिस्कस हो जाएगी सर्कल की, ठीक है। जेआर वालों के लिए तो बस पार्ट 2, पार्ट 1 एंड पार्ट 3 हमने डिसाइड किया है ना, बाद में पार्ट 2 हम बाद में कर लेंगे जब पूरा सिलेबस हो जाएगा। तो अर्ली वालों के लिए सैटरडे के दिन ये डिस्कशन होगा, आर्यचंद सर करेंगे इसको डिस्कस, ठीक है। चलो, तो लास्ट लेक्चर में कहाँ तक पहुंचे थे ये बताओ। मतलब नॉर्मल के इक्वेशंस हमने लिख लिए थे, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख लिए थे एंड स्लोप फॉर्म में लिख लिए थे। तो कौन बताएगा y² = 4x के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या आएंगे एंड स्लोप फॉर्म में क्या आएंगे? बताओ जल्दी। पैरामेट्रिक फॉर्म कौन से पॉइंट पे? 280। स्लोप फॉर्म में क्या आएगा? y = mx - 2am - am³ am² - 2a इस पॉइंट पे, ठीक। फिर ऐसे ही x² = 4ay के लिए भी लिख लिया था, ठीक है। तो ये दोनों तो लेकिन याद ही रखते हैं, और फिर इसी की हेल्प से हम लोग x² = 4ay का बता सकते हैं। उसमें क्या करना है, x एंड y को इंटरचेंज कर देना है, पैरामेट्रिक में पहले करना, और फिर उसके हेल्प से स्लोप वाला इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। और वो कौन से पॉइंट पे रहेगा वो भी हमें पता होना चाहिए, तो इस पॉइंट पे वो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो इसी को अब आगे बढ़ाते हैं। तो और वो भी बात हमने शायद कर ली थी कि एक पॉइंट से मैक्सिमम कितने नॉर्मल्स आ सकते हैं, तो 3। अब वो कैसे आ सकते हैं वो देख लेते हैं। लिख लो सबसे पहला पॉइंट इसमें, पैराबोला ले रहे हैं यहाँ पे y² = 4x, ठीक है। मान लो ये h, k पॉइंट है, यहाँ से हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है। अभी तो चलो एक नॉर्मल लेके चल रहे हैं जिसका स्लोप कितना है m, ठीक है। जिसका स्लोप क्या है m है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ पे m लेके चल लेते हैं। तो नॉर्मल का जो इक्वेशन आएगा वो क्या है, y = mx। पहले देख लो यहाँ पे -2am - am³, ये नॉर्मल का इक्वेशन आएगा। अब ये जो हमारा नॉर्मल है वो h, k पॉइंट से हमने ड्रॉ किया है, मतलब वो h, k पॉइंट से पास करेगा, तो h, k इसको करेगा सेटिस्फाई। तो यहाँ से k = m × h - 2am - am³,
ये इक्वेशन हमें मिलेगा। तो ये देख लो, अगर इसको हम अरेंज करते हैं तो ये m में क्यूबिक बनता हुआ हमें दिख रहा है, एक तरफ लेके आ जा रहा है इसको। तो 2a माइनस h इंटू एम प्लस के इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है m में क्यूबिक इक्वेशन बन गया। अब क्यूबिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रियल रूट्स हो सकते हैं? तो 3। इसका मतलब एक पॉइंट से मैक्सिमम कितने नॉर्मल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं? तो 3। तो ये लिख लो। और मिनिमम कितने? 1, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट तो रियल रहता ही है हमेशा। हाँ बोलो। हाँ वो बता दूंगा मैं, पहले लिख लो इसको, आएगा वो भी क्वेश्चन। ठीक है, ये यहाँ तक लिख लेना। अब इसके बाद इसके 3 रूट्स आ सकते हैं, तीनों रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट नॉर्मल कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं किसी पॉइंट से? तो 3। और मिनिमम 1। इसके जस्ट बाद जो पहला पॉइंट आएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉर्मल्स फ्रॉम एनी पॉइंट इज इक्वल टू 3 एंड मिनिमम नंबर ऑफ नॉर्मल्स 1। हो गया। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉर्मल्स कितने? 3 और मिनिमम नंबर ऑफ नॉर्मल्स फ्रॉम एनी पॉइंट 1 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये ले रहे हैं हम मैक्सिमम नंबर ऑफ, अगर 3 नॉर्मल्स आ रहे किसी पॉइंट से तो उनके स्लोप्स के बीच में क्या रिलेशन रहेगा। बाद में हम ये कंडीशन भी देख लेंगे कि ऐसे क्या कंडीशन होनी चाहिए एच एंड के ऊपर कि वहां से मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सके, वो बाद में। अभी ये लेके चल रहा है कि एक पॉइंट से हम लोग यहाँ पे 3 नॉर्मल ड्रॉ कर पा रहे हैं। तो ये 3 नॉर्मल से, तो ये इस पॉइंट पे नॉर्मल, ये इस पॉइंट पे नॉर्मल, ये इस पॉइंट पे नॉर्मल। तो इस नॉर्मल का स्लोप यहाँ पे m1, इस नॉर्मल का स्लोप यहाँ पे m2 एंड इस नॉर्मल का स्लोप यहाँ पे m3। ठीक है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है एंड ये C पॉइंट है। तो ABC के कोऑर्डिनेट्स कोई बता सकता है क्या? अगर इस नॉर्मल का स्लोप m1 है तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? अभी स्लोप फॉर्म में इसीलिए बोला था कि कौन से पॉइंट पे होता है, तो am² - 2a। तो ये जिस पॉइंट पे भी नॉर्मल रहेगा इसका स्लोप हम क्या ले रहे हैं? m1। ठीक है, तो इस a के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आ जाएंगे am1² - 2a m1। c के क्या आ जाएंगे? am3² - 2a m3। एंड b के जो आएंगे वो क्या आ जाएंगे? am2² - 2a m2। लिख लेना वहां पे। तो ये a b c के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो अगर m1 m2 m3 इन टेंजेंट नॉर्मल्स के स्लोप है तो b के m2 के टर्म्स में लिख लेना ये am2² - 2a m2। ठीक है, और यहाँ पे जो ABC पॉइंट है उनको एक नाम दिया जाता है को नॉर्मल पॉइंट्स। पहले ये डायग्राम में कोऑर्डिनेट्स लिख लेना। अगर किसी पॉइंट से हम मैक्सिमम 3 नॉर्मल ड्रॉ कर पा रहे हैं, 3 पॉइंट पे जाके अगर इंटरसेक्ट करें, उनके स्लोप m1 m2 m3 है, तो जिस पॉइंट पे भी ये नॉर्मल है उनके कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे और उन पॉइंट्स को यहाँ पे कहा जाता है को नॉर्मल पॉइंट्स।
Here ABC are called as conormal points. ABC are called as conormal points. देखो जल्दी, ABC क्या है? कोनॉर्मल पॉइंट्स है। देख लिया। अब ये M1 M2 M3 में क्या रिलेशन आएगा वो देख लेते हैं। जो M में क्यूबिक इक्वेशन बन रही थी वो यही थी ना, AM क्यूब 2A माइनस H इंटू M प्लस K। ठीक है, अब इसी इक्वेशन के ये M1 M2 M3 रूट रहेंगे। ठीक है, M1 M2 M3 इसी इक्वेशन के रूट रहेंगे, तो ये M1 प्लस M2 प्लस M3 कितना आएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद M1 M2 प्लस M2 M3 प्लस M3 M1, ये भी कितना आ जाएगा? ये 0 नहीं आएगा, ये कितना आएगा? तो 2A माइनस H अपॉन A एंड M1 M2 M3 ये कितना? माइनस के बाय ये आ जाएगा। तो ये स्लोप्स के बीच में रिलेशन रहेंगे। थ्योरी ऑफ इक्वेशन 6। मतलब जितने वो तीनों जो नॉर्मल आएंगे उनके स्लोप का सम हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा, ये ध्यान रखना। मतलब हमें कोई दो नॉर्मल्स दिया, मतलब नॉर्मल के स्लोप गिवन रहेंगे और तीसरे का स्लोप पूछा जाएगा, तो इजीली बता सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो हो गया। अगला पॉइंट है, मान लेते हैं कि ये A x1, y1, B x2, y2 एंड C x3, y3 है। ठीक है, x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3 आर कोनॉर्मल पॉइंट। आर कोनॉर्मल पॉइंट। तो ये बताओ, ये y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना आएगा? सोच समझ के बताओ। यहाँ पे ABC कोनॉर्मल पॉइंट्स है, तो उनके y कोऑर्डिनेट का सम कितना आ रहा है? ये 0। कोऑर्डिनेट का सम अगर करेंगे तो -2am1 ये आ जाएगा। तो ये फाइनली कितना? 0, क्योंकि m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना है? 0 है। ठीक है, मतलब अगर हम कोनॉर्मल पॉइंट्स के ये कोऑर्डिनेट्स लेते हैं तो उनके y कोऑर्डिनेट का सम हमेशा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये कोनॉर्मल पॉइंट्स है तो इनके y कोऑर्डिनेट का सम हमेशा 0 आएगा। तो हम ये ऊपर वाले पॉइंट्स देख के बता सकते हैं। अगर m1 m2 m3 स्लोप्स है तो ये y कोऑर्डिनेट्स है और इनका सम इसकी वजह से हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब अगर हम ये कोऑर्डिनेट्स लेते हैं तो इसमें भी y1 y2 y3 का सम 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये बताओ, अगर y1 y2 y3 का सम 0 आ रहा है तो ये सम किस में आता है? कौन से फॉर्मूले में हमें दिखता है? x1 x2 x3 का सम, y1 y2 y3 का सम सेंट्रॉइड में आता है ना। पर अगर ये y1 प्लस y2 प्लस y3 0 आ रहा है, मतलब सेंट्रॉइड हमेशा कौन से एक्सिस के ऊपर लाई करेगा? एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। तो लिख लेना, अगर ये कोनॉर्मल पॉइंट्स है तभी। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसी में अगला पॉइंट
centroid of triangle ABC lies on x-axis. Centroid of triangle ABC lies on x-axis. ठीक है, फिर उसके बाद एक और चीज बताओ, ये h, k अगर हम एक्स एक्सिस के ऊपर ले लेते हैं पॉइंट, तो एक नॉर्मल का स्लोप क्या आएगा? अगर h, k पॉइंट, ये तो हमने अंदर देखा ही थे, अगर इसको एक्स एक्सिस के ऊपर ले तो k 0 हो जाएगा, k 0 हो जाएगा, मतलब ये प्रोडक्ट 0, ये प्रोडक्ट 0 आने का मतलब इन तीनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा, मतलब एक नॉर्मल क्या हो जाएगा? एक्सिस ही हो जाएगा। ठीक है, एक नॉर्मल यहाँ पे एक्सिस ही हो जाएगा। तो इसके बाद ये तो हो गया, इसका काम हो गया। इसके बाद वाला पॉइंट है ए, h, k lies on x axis, if h, k lies on x axis, that is k is equal to 0, that is k is equal to 0, then one of the normal is क्या रहेगा? one of the normals is axis of parabola। डायग्राम भी बना लेना उसके लिए। अगर हमने इस पॉइंट को एक्स एक्सिस के ऊपर ही ले लिया तो एक जो नॉर्मल है एक्सिस ऑफ पैराबोला ही आ जाएगा। ठीक है, या ऐसे लिख लो एक्स एक्सिस की बजाय एक। ठीक है, समझ तो जाओगे ना। मान लो अगर ऐसा पैराबोला नहीं रहेगा y² = 4x, यस सर। पैराबोला अगर अपवर्ड रहेगा तो उसके लिए हमें कौन से इसके ऊपर लेना होगा? उसको y एक्सिस के ऊपर लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई ऑब्लिक अलग तरीके का पैराबोला रहेगा इस तरीके का, और तीन नॉर्मल्स अगर हमें ड्रॉ करने हैं, एक नॉर्मल अगर उसका एक्सिस है तो उस पॉइंट को कहाँ लाई करना पड़ेगा? उसके एक्सिस के ऊपर। तो इसमें क्या लिखवाया था पॉइंट मैंने? इस पॉइंट h, k lies on x एक्सिस की जगह पे एक्सिस ऑफ पैराबोला। इफ वो एक चेंज कर लेना पॉइंट, इफ h, k lies on एक्सिस ऑफ पैराबोला, फिर वो y² = 4x के लिए k = 0 है, मतलब वो हटा देना फिर वहां पे k = 0। हाँ वो लिख ही लेना, तो वो k = 0 हटा देना वहां पे। इफ h, k lies on axis of parabola, k = 0 हटा दो वहां से। वो किसके लिए होगा? y² = 4x के लिए होगा बस। तो k = 0 हटा देना। देन इन दैट केस वन ऑफ द नॉर्मल्स इज एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, और अगर y² = 4x है तो उसके लिए ये एक्सिस है, इसके ऊपर अगर हम लेते हैं पॉइंट तो ये तीन नॉर्मल्स आएंगे, एक ये वाला नॉर्मल, एक ये वाला है, एक ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ये तीन नॉर्मल्स हमें यहाँ पे मिलेंगे। और एक यहाँ पे, लेकिन ये किसके लिए है? y² = 4x के लिए। पॉइंट अगर एक्सिस के ऊपर है तो एक्सिस उसका क्या था? एक्स एक्सिस था, तो एक y कोऑर्डिनेट 0 होगा पॉइंट का, k 0, वहां से ये मिलेगा। तो एक का स्लोप तो यहाँ पे क्या आ गया? 0। ठीक है, इसका स्लोप 0 आ गया। मान लो अगर इसका स्लोप हम लोग m1 लेते हैं तो इसका क्या आएगा? -m1 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला रिलेशन अब काम में आएगा। m3 मान लो 0 हो गया, एक स्लोप हमने m1 लिया तो m2 कितना आ जाएगा? -m1 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कोऑर्डिनेट्स भी बता सकते हैं को नॉर्मल पॉइंट्स के।
तो ये है सारी नॉर्मल से रिलेटेड चीजें। एक बार सारे पॉइंट्स पढ़ लो इसके, किसी पॉइंट में डाउट है तो पूछ लो अभी, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चंस करते हैं। सर हाँ बोलो। सर आपने इफ एज कॉमा के लाइज ऑन एक्सिस ऑफ पैराबोला के बाद कुछ बोला क्या? हाँ, if h comma k lies on axis of parabola, then in that case one of the normals is axis of parabola. सर ये लास्ट पॉइंट था ना? हाँ, ये लास्ट पॉइंट था। ठीक है। वैसे ये सारी चीजें तुम T1 T2 T3 के टर्म्स में भी निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब उसके लिए हमें नॉर्मल कौन से फॉर्म में लेना होगा, पैरामेट्रिक फॉर्म में लेना होगा। तो ये सारी चीजें T1 T2 T3 के टर्म्स में आ जाएगी। वो जो एक पॉइंट लिखा था ना हमने ABC कोऑर्डिनेट्स, वो किसके लिए था? y² इज इक्वल टू 4ax। ध्यान रखना, वहां पे लिख लेना पैराबोला ऊपर में। y² इज इक्वल टू 4ax के लिए है वो। चलो ठीक है, देखो क्वेश्चन यहाँ पे। ये बताओ, पहले तो फोकल कॉर्ड का हमने देखा था। अगर T1 पॉइंट पे फोकल कॉर्ड है, वो पैराबोला को T2 पे कट करता है अगेन, तो T1 T2 में क्या रिलेशन रहता है? दोनों का प्रोडक्ट रहता है -1। या तो बोला जाएगा तो T2 क्या रहता है? -1/T1। अगर फोकल कॉर्ड T1 पे फोकल कॉर्ड उसको अगेन कट कर रहा है T2 पे, तो ये रिलेशन है। वैसा ही अब नॉर्मल में भी है, तो लिखो इफ नॉर्मल एट पॉइंट T1 ना, ऐसे लिख लेना P_T1। if normal at point P_T1 on the parabola y² is equal to 4ax, y² is equal to 4ax, again intersect the parabola, again intersect the parabola at
at qt2 at qt2, then find the relation between T1 and T2. Then find the relation between T1 and T2. T1 T2 के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना। बस ये इस फॉर्म में आता है कि नहीं वो बता दो। T2 is equal to क्या आ रहा है? क्वेश्चन ये है तनिषा, if normal at point P T1 on the parabola y square is equal to 4x, again intersect the parabola at QT2, then find the relation between T1 and T2. Then find the relation between T1 and T2. तो इस तरीके का रिलेशन आ रहा है क्या बताओ? ठीक है, आगे देख लो, यहाँ पे कुछ नहीं है करना। यस सर। P1 पॉइंट पे नॉर्मल है, ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स a_t1 स्क्वायर, 2a_t1, ठीक है। इस पॉइंट पे नॉर्मल था, ये अगेन जाके इसको कट कर रहा है कहाँ पे? Q, a_t2 स्क्वायर, 2a_t2 पे, ठीक है। तो हमें T1 T2 में रिलेशन बताना है, और T1 पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन हम लोग लिख लेंगे। क्या आ जाएगा? y प्लस T1 into x इज इक्वल टू 2a_t1 प्लस a_t1, ये इक्वेशन आ जाएगा इसका। अब
ये पॉइंट क्यू से भी पास कर रहा है, मतलब क्यू ये पॉइंट नहीं, ये नॉर्मल क्यू से भी पास कर रहा है, तो क्यू इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, तो सेटिस्फाई करवा देंगे। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2a t2 प्लस a t2 स्क्वायर t1 इज इक्वल टू 2a t1 प्लस a t1 क्यू। एक तरफ लेके आ जाते हैं, ठीक है, एक तरफ जब लेके आ जाएंगे तो ये 2a t2 माइनस 2a t1 इनको एक साथ रख लेंगे, एंड ये तो चलो कैंसल आउट कर दो, ये कैंसल आउट हो जाएगा, उसको मत बचाओ। तो यहाँ पे 2t2 माइनस 2t1, फिर उसके बाद t2 स्क्वायर माइनस के एक तरफ लेके आ रहे हैं, t2 स्क्वायर t1 माइनस t1 क्यूब, ये हमें मिलेगा। यहाँ से 2 बाहर, ये t2 माइनस t1, यहाँ से बाहर आ जाएगा t1 और अंदर में बचा रहेगा t2 स्क्वायर माइनस, तो इसके फैक्टर्स t2 माइनस t1 t2 प्लस t1, तो उस पूरे में से क्या बाहर आ जाएगा, t1 बाहर आ जाएगा और अंदर में ये 2 प्लस ये t1 इंटू t2 प्लस t1। अब ये p एंड q दोनों अलग अलग पॉइंट है, तो t1 इज इक्वल टू t2 तो होगा नहीं, मतलब ये जीरो नहीं होगा, जीरो इसको ही होना पड़ेगा। तो अगर इसको जीरो होना पड़ेगा तो 2 प्लस t1 इंटू t2 प्लस t1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करो, 2 को उधर लेके चले जाओ, तो माइनस 2 t2 प्लस t1, अब t1 को भी उधर लेके चले जाओ, ये तो ये आ रहा है t2 इज इक्वल टू t1 माइनस 2 बाई t1, ठीक है, तो याद रखना है फोकल कॉर्ड। अब इसी को क्या बोला जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल कॉर्ड, याद रखना। अब क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, नॉर्मल कॉर्ड एट p intersect the parabola again at q, then find the coordinates of q। तो डायरेक्टली इसकी हेल्प से निकालेंगे, फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला एट p अगेन इंटरसेक्ट द पैराबोला एट q, तो t1 इंटू t2 माइनस 1 से कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, लेकिन अगर नॉर्मल कॉर्ड है तो इस रिलेशन से कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो q पॉइंट पे। इक्वेशन कैसे कंपेयर, इस पॉइंट पे थोड़ी बोला गया है कि q पॉइंट पे भी वो नॉर्मल है, ठीक है सर वो p पॉइंट पे ही नॉर्मल है। वैसा नहीं सर, हाँ पी पे टेंजेंट का इक्वेशन उसके पॉइंट्स है अपने पास तो ऐसे, और टेंजेंट नहीं नॉर्मल का, और फिर पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स पता है तो उससे हाँ हाँ ठीक है, कर सकते हो, 2 पॉइंट फॉर्म से पी क्यू का इक्वेशन एंड नॉर्मल का इक्वेशन दोनों को कंपेयर करके कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है ये। लिख लिया, जल्दी लिखो। लिखो अगला क्वेश्चन अब, if normal chord at point, क्वेश्चन लिख लो, if normal chord at point PT, normal chord at point PT on parabola y square is equal to 4x, y square is equal to 4x, subtends right angle at its vertex, subtends
right angle at its vertex, right angle at its vertex, then find the value of t square. तो t square की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. Then find the value of t square. नॉर्मल कॉर्ड है, ध्यान रखना. वर्टेक्स पे 90 डिग्री सबटेंड हो रहा है, तो टी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है. हाँ सही है. प्लस माइनस √2. अरे टी स्क्वायर की वैल्यू बतानी रे, तो 2. 2. हाँ. नाइन्टी डिग्री सबटेंड करता तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए एक तो होमोजेनाइजेशन, लेकिन वो गंदा हो जाएगा यहाँ पे. अब स्लोप का प्रोडक्ट अगर हमने -1 दिखा दिया तो भी वो आ सकता है. दो तरीके से इसको किया जा सकता है होमोजेनाइजेशन. नॉर्मल का इक्वेशन हमारे पास रहेगा, ठीक है. पैराबोला का इक्वेशन हमारे पास है, मतलब कर्व है, लाइन है, होमोजेनाइज कर देंगे तो भी आ जाएगा. और दूसरा अभी क्या बताया, वो जो नॉर्मल T1 कॉर्ड है -1. ओरिजिन पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, तो स्लोप का प्रोडक्ट -1, उससे भी कर सकते हैं. -4. हाँ क्या कह रहे हो ओजस? प्रोडक्ट -4 रहेगा ना. मार नहीं खाएगा, तू क्या बोल रहा है? वो कंडीशन किसी और चीज की है. वो कोई भी कॉर्ड जिसके एंड पॉइंट्स T1 T2 है, ठीक है, वो अगर ओरिजिन पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है वर्टेक्स पे, तब वो T1 इंटू T2 -4 था, ठीक है. इससे लगाओ कहीं. तो कैसे करें? होमोजेनाइजेशन से किया जा सकता है, आसानी से आ जाएगा उससे भी. सर हाँ मान लेंगे कि वो कहीं पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट करता है, उसका वो पैरा, ये पता है हमें. ठीक है, वैसे कर लो. हाँ समझ गया क्या कहना चाहते हो तुम. ये जैसे ये हो गया, तो ये P पॉइंट पे नॉर्मल, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे यहाँ पे 80² 280. अब ये नॉर्मल कॉर्ड है, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे? 8. और अगर इसका पैरामीटर T1 लेते तो T1 किसके इक्वल आता? अगर इसका पैरामीटर T1 है तो T1 इज इक्वल टू -T -2/T आ जाता. अभी वाला जो रिलेशन था उससे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं यहाँ पे. सर वो निकालने की जरूरत ही है ना सर. चलो वो भी निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सही बात है. क्योंकि मान लो इसको हमने ले लिया 8T1² 2AT1, तो T1 हमारा ये आ जाएगा. एंड अगर ये यहाँ पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, तो इसका पैरामीटर T, इसका पैरामीटर T1, तो T इंटू T1 कितना आ जाएगा? -4. अगर वो याद है तुम लोगों को, तो T इंटू T1 -4 आ जाएगा. याद होना चाहिए रे, बताया था फोकल कॉर्ड में T1 T2 -1, ठीक है. फिर अगर वो कोई कॉर्ड जिसके एंड पॉइंट्स T1 T2 होते हैं 90 डिग्री सबटेंड करता है, तो प्रोडक्ट -4, ठीक है. तो वैसे ही यहाँ पे हमने T1 को T के टर्म्स में निकाला, किसकी हेल्प से? वो नॉर्मल कॉर्ड है उसकी हेल्प से. अब
इसका पैरामीटर t है, इसका t1 है, दोनों का प्रोडक्ट -4, तो t की वैल्यू यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ से t² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। ऐसे कर लो, या तो फिर कैसे करोगे, तुम इस कॉर्ड का इसका इक्वेशन लिख सकते हो, नॉर्मल है ये। अब ये कर्व और ये लाइन यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं, ओरिजिन पे 90 डिग्री, तो होमोजेनाइज कर दो, और होमोजेनाइज कर देंगे तो इन दोनों लाइंस का हमें कंबाइंड इक्वेशन मिलेगा, ये OP एंड OQ का, उनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y² 0, उनका सम वहां से भी मिल जाएगा, ऐसे भी मिल जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? हाँ, स्लोप से भी आ ही जाएगा, मतलब इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप निकालो t के टर्म्स में, t के टर्म्स में दोनों का प्रोडक्ट -1, वहां से भी आ जाएगा। लिख लो जल्दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है ये। इफ नॉर्मल एट पॉइंट, इफ नॉर्मल एट पॉइंट 1, 2, if normal at point 1, 2 on the parabola y² is equal to 4x, y² is equal to 4x, y² is equal to 4x, cuts it again at point Q, cuts it again at point Q, then find the coordinates of Q, then find the coordinates of Q। हाँ सही है। आ गया, जैसे ये 1, 2 बोले जाएंगे तो इसका पैरामीटर क्या होगा, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। फर्स्ट लाइन, ओके, फर्स्ट लाइन ये है, इफ नॉर्मल एट पॉइंट P 1, 2, if normal at point P 1, 2 on the parabola y² is equal to 4x, cuts it again at point Q, then find Q। ठीक है, तो इसमें देखो इसका पैरामीटर क्या है P का, 1, -2, P का तो पैरामीटर बताओ पहले, ठीक है, 1, और Q का मान लो अगर हम T1 लेते हैं तो ये नॉर्मल कॉर्ड है, तो T1 इज इक्वल टू -T -2/t, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, ये -1, ठीक है, -3, तो Q के जो कोऑर्डिनेट्स है a T1² मतलब 9 माइनस, और क्या आ जाएगा 2a T1 तो -6, ये आ जाएंगे। ठीक है, हो गया।
फिर अगला है find the length of find the length of find the length of normal chord. Find the length of normal chord at point PT on y square is equal to 4ax. Y square is equal to 4x. Find the length of normal chord at PT on y square is equal to 4x. इसमें फोकल कॉर्ड के नॉर्मल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स निकाल के डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना। फोकल कॉर्ड में तो हम उससे बच गए थे क्योंकि हमारे पास फोकल डिस्टेंस था मॉड x प्लस a। यहाँ पे ऐसा नहीं है। टी के टर्म्स में निकालना है। ये आ रहा है क्या, बस बता दो मुझे। 4 है टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर में 3/2 अपॉन टी स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला है बस। कितने लोगों को आ गया ये?
ठीक है, देख लो यहाँ पे P पे नॉर्मल है, अगेन जाके कट कर रहा है कहाँ पे, Q पे। P के कोऑर्डिनेट्स वो रहे, अब Q के क्या आ जाएंगे, अगर ये नॉर्मल कोऑर्ड है तो उसका पैरामीटर अगर T1 लेते हैं तो T1 इज इक्वल टू माइनस टी माइनस 2/t, वो पुट कर देंगे तो यहाँ पे a इंटू स्क्वायर, ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा Q का, एंड y कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा, ये x कोऑर्डिनेट और वो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब इसमें क्या लगा देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे तो PQ डिस्टेंस अंडर रूट क्या आ जाएगा, AT² माइनस, अब ये माइनस का स्क्वायर है तो वो प्लस हो जाएगा, तो T+2/t का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 2AP, या तो एक काम करते थोड़ी देर के लिए इसको T1 ही रहने देते, वो ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स हमने क्या ले लिए, AT1² 2AT1, और हमारे पास T1 इज इक्वल टू क्या है, माइनस टी माइनस 2/t, तो इसको थोड़ी देर के लिए T1 ही रहने देते हैं, और फिर वो जो कॉमन वगैरह आ रहा है उनको कॉमन लेके फिर डील करते हैं। तो ये यहाँ पे AT² इसका स्क्वायर और ये 2AT माइनस 2AT1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या बाहर आएगा, एक तो A बाहर आएगा, फिर उसके बाद और क्या बाहर आएगा, T माइनस T1 का स्क्वायर बाहर आएगा, बोलो, यहाँ से A तो बाहर हमने ले लिया, यहाँ पे देखो T² माइनस T1² बचेगा, तो उसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, T माइनस T1 एंड T+T1 और उनका स्क्वायर, और यहाँ पे T माइनस T1 का स्क्वायर, मतलब ये जो है वो बाहर आ रहा है क्या, T माइनस T1, ठीक है। अब अंडर रूट में क्या बचा, यहाँ पे बच गया है T+T1 का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 4, ये बच गया। अब T1 की वैल्यू अब दे देंगे, ठीक है, अब दे देना T1 की वैल्यू, तो यहाँ पे जब दे देंगे तो यह आ जाएगा T+2/t, एंड यहाँ पे जब दे देंगे तो TT कैंसल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 4/t², ठीक है। अब देख लो ये कितना 2t, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, मतलब ये क्या आ जाएगा 4a, यहाँ पे T²+1/t, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर में T²+1/t², अब अरेंज वगैरह कर देंगे तो ये इसकी पावर में 3/2/t², ठीक है। तो ये लेंथ आ जाएगी, जल्दी लिख लो इसको। हो गया, किसी का बाकी का ये लिखना,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द locus of point n find the locus of point n from which three normals are drawn to the parabola. Three normals are drawn to the parabola y square is equal to 4x. Three normals are drawn to the parabola y square is equal to 4x such that first part में two of them are equally inclined to x axis. Two of them are three normals, अनुष्का 3, ठीक है, such that two of them are equally inclined to x axis and second part में two of them are perpendicular to each other. Two of them are perpendicular to each other. फिर से एक बार पढ़ता हूँ क्वेश्चन. Find the locus of point n from which three normals are drawn to the parabola y square is equal to 4x such that two of them are equally inclined to x axis and second part में two of them are perpendicular to each other. अब वो M1, M2, M3 वाले रिजल्ट सामने आएंगे यहाँ पे. जल्दी से बताओ लोकस, पहले वाले का x एक्सिस y इज इक्वल टू 0, दूसरे का बताओ. तो नयन क्या घर चला गया क्या? वो वहीं से बैठ के कर रहा है क्या? हाँ नहीं, अरे नहीं, सेंटर नहीं आ सकते बेटा वेदांत, डाउट के लिए आ सकते हो. हाँ सही, अभिषेक सेकंड का डाउट पूछने के लिए आ सकते हो. अच्छा, तुम्हारा इनडिफाइनाइट एंड डिफाइनाइट का डीसी होगा क्या? हाँ होगा, ठीक है, फ्राइडे को है ना एग्जाम. हाँ तो हो जाएगा. आज तो आज क्या है? ट्यूसडे ही है ना? Wednesday आज? ठीक है, कल रख लेते हैं उसको, ठीक है. क्या कल लगा हुआ है?
केमिस्ट्री का कितने बजे? फिर पता होना चाहिए ना फिर। अच्छा नहीं पता, 2 लगे हुए हैं, एक मॉर्निंग में होगा और एक इवनिंग में होगा, उसके बाद अपना होगा। तो क्या ही काम है तुम लोगों को, कुछ करना है क्या उसके बाद? तो अच्छा मेंस की डेट कब तक आएगी? देख लो बेटा, अभी तो कुछ पता ही नहीं है कब आएगी और क्या नहीं आएगी। अच्छी बात है ना, पढ़ाई का टाइम मिल रहा है, पढ़ो, ठीक है। नहीं चाहिए क्या टाइम अब तुम लोगों को? क्या वेदांत? हाँ तो फिर पढ़ो ना, अच्छी बात हो रही है तुम्हारे साथ, क्यों फिर पीछे लगा है? मेंस की डेट, मेंस की डेट आएगी तब आएगी अब, ठीक है। ठीक है, पहले का y इज इक्वल टू 0 आ गया। हाँ तो ये देखो क्या है इसमें, सबसे पहले तो वो इक्वेशन बना लेना h k में और वो m में जो आता है, ठीक है। वो जो n पॉइंट था उसको हमने ले लिया h कोमा k, ठीक है। वहां से 3 नॉर्मल, ठीक है, ये P पॉइंट पे या A पॉइंट पे, B पॉइंट पे एंड C पॉइंट पे, ठीक। इसका स्लोप m1, इसका m2, इसका m3। तो जो रिलेशन आता है ये m में जो इक्वेशन आता है am क्यूब इसके स्लोप है m1 m2 m3। तो इसमें जो फर्स्ट m1 m2 m1 में रिलेशन जो आएगा वो है ये m2 m3, क्या आ जाएगा 2a माइनस h बाई एन m1 m2 m3, यह आ जाएगा। अब पहले पार्ट में क्या बोला गया है, टू नॉर्मल्स आर इक्वली इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस, इक्वली इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस जैसे बोला जाएगा तो उन दोनों के स्लोप का सम 0, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं m1 एंड m2 जिनके स्लोप है वो इक्वली इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस है, तो m1 प्लस m2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 0, देयरफॉर m3 कितना हो जाएगा 0, m3 0 हो गया। तो ये देख लो ये प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 0, इक्वली इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस का यही मतलब होता है, एक का स्लोप अगर m आ रहा है तो दूसरे का माइनस है। तो मान लेते हैं वो दोनों स्लोप ये थे तो इनका सम 0, तो यहाँ से m3 0, तो यहाँ से k 0 मींस y इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट का हो गया। फिर सेकेंड में क्या बोला गया है, टू ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो दो का स्लोप कितना आ जाएगा, दो के स्लोप का प्रोडक्ट -1, तो यहाँ से हमें m3 मिल जाएगा। अब m3 इसका रूट है तो इसको क्या करेगा, पुट कर दो उसमें, रिजल्ट मिल जाएगा। m3 इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से हमें मिलेगा a इंटू के क्यूब बाय ए क्यूब प्लस 2a माइनस h इंटू के बाय ए, के कॉमन वगैरह आके तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। लिख लो इसको जल्दी से, और 2-4 क्वेश्चन है जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देख लेंगे। एंड अब इसका होमवर्क दे रहा हूं मैं आज, कल भी लेक्चर है ना अपना, है शायद रोज है ना, रोज है, ठीक है। अब इसका होमवर्क दे रहा हूं मैं, और ये जरूर सॉल्व करना कोनिक वाला, तो हाँ कल है, ठीक है। तो आंसर आंसर के लिए क्या करो, एक तो k की जगह पे y और h की जगह पे x ले लो, रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। इस ये आएगा शायद, ये y² इज इक्वल टू a इंटू
ये आता है सर। एक मिनट एक मिनट हाँ एक यही आएगा। हाँ ये आंसर है। तो सेक्शन क्या दिया था मैंने वैसे करने के लिए बोला था, सेक्शन ए एंड सेक्शन सी ना बेटा बाहर यस निकलो। सर। सेक्शन ए एंड सेक्शन सी, ठीक है। तो ये कल के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। सेक्शन ए तो होगा ही, सेक्शन सी का देख लेंगे, अगर ज्यादा चल रहा है डिस्कशन तो फिर सेक्शन सी बाद वाले में कर लेंगे। सेक्शन ए तो कंप्लीट करके रखना, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही है।